चाणक्य बोलते हैं कि देश दुर्जनों से कभी भी नहीं होता है, सज्जनों के मौन से नष्ट होता है। दिन में 10 लीटर बच्चे को पिलाते हैं, वो बच्चे 1.5 साल में ही 300 किलो के बन जाते हैं, यानी प्रेगनेंसी अवस्था में आ जाते हैं 1.5 साल में या 2 साल, ज़्यादातर 2 साल, 2 साल के ऊपर नहीं जाते। जिस देश में मिल्क इंडस्ट्री बढ़ना चाहिए था, इस देश में लीकर इंडस्ट्री बढ़ रही है और इस देश में हॉस्पिटल इंडस्ट्री बढ़ रही है। कारण यही है कि ये जो डुप्लीकेट दूध है, बड़े बड़े डेयरियां हैं, उनके हर दिन की कलेक्शन होते 15-16 लाख लीटर, हर दिन की खपत है उनकी 28 लाख लीटर। अरे ये 10-12 लीटर दूध क्या ऊपर से गिरता है क्या? एक बीज जब मिट्टी में खुद को गाड़ लेते तब ही वो 1000 बीजों को जन्म दे सकती है। यदि बीज वो मिट्टी में जाने के लिए सोचे कि मैं क्यों मर जाऊं, तो 1000 नया बीज नहीं आ पाएंगे। घर में आपने म्यूजियम बनाया है देव देवताओं की, ये सब फेंक दीजिए। कहते कहते वो यहाँ तक गए कि हम और मुसलमान एक जैसे हैं। इसमें हिंदू है या लिंगायत है, लिंगायत भी स्वतंत्र धर्म है बोल रहे। मैं जाने वाला था मगर आप लोग आके बोल रहे हैं ना, अब नहीं जाऊंगा मैं। ये आश्रम हमारा है, मैं इधर ही रहूंगा। आपको अरेस्ट करना है तो जाओ, लेके आओ, पुलिस फोर्स लेके आओ। कालाज्जनवच्छिन्नानन्तचिन्मात्रमूर्तये स्वानुभूतेकमानाय नमः शांताय तेजसे। पूज्यपाद अमृतानंद जी के साथ विराजमान हमारे सभी महात्मा गणों के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आप सब कर्म योगियों को मेरे हार्दिक प्रणाम। तो 3 दिन के इस कर्मयोगी संगम में हम सब लोग 3 दिन बैठकर बहुत सारे विषयों के चिंतन मंथन की, जिसमें विशेष करके कृषि और गौशालाओं के प्रबंधन के बारे में चर्चा की। हमारी दृष्टि से ये जो ठंडी है ये बहुत प्रतिकूल स्थिति, आप लोगों को अभ्यास है, हमें अभ्यास कम है ठंडी की, तो ऐसे प्रतिकूल परिस्थिति में ही सब आके
अनेकों विषयों का चिंतन मंथन आप लोगों ने की, और आप लोगों के जो विचार थे, बहुत सारे विचार हमने संग्रहित करके रखा है कि जिसका इम्प्लीमेंटेशन भविष्य में हम कर सके। और हमारी व्यवस्था में मानो हम घर से भी ज़्यादा अधिकारवाणी से यहाँ पर प्राप्त की है। और अमृतानंद स्वामी जी को कितना कष्ट हुआ या दिया हमने पता नहीं है, मगर और भी देने की इच्छा है उनको देखते ही हमें लगता है कि और भी कष्ट देना चाहिए उनको, ऐसा लगता है। तो हमारी वैसे रिश्ता तो बहुत दिनों की नहीं है, यही साल 1.5 से 2 साल की है, बाकी लोगों की थोड़ा ज़्यादा है। मगर हम नया होते हुए भी लगता है कि मानो हम 50 सालों से एक दूसरों से हम जान पहचान हैं, और बहुत पुरानी रिश्ते हमारी है, ऐसा लगता है। कई लोगों का ऐसा होता है कि नए नए होते हुए भी बहुत पुरानी रिश्ते हमारे, ऐसे लगता है। और कई लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि 50 साल से इकट्ठे रहते हैं, उसको देखते ही कहीं देखा है इसको, ऐसा भी लगता है। तो कुछ ऋणानुबंध होगा हमारी, तो हम मिले हैं कि जब हृदय का मिलन हो जाता है तो सब नज़दीक आ जाता है। इसलिए स्वामी जी को कष्ट देना तय किया हमारे मंडल ने, और स्वामी जी को कष्ट देते देते स्वामी जी ही हमें कष्ट देना शुरू कर दिया। इतनी आत्मीयता बढ़ गई। तो स्वामी जी के टीम ने बहुत अच्छी सेवा की। अभी गोपाल जी भाई साहब ने बताया, हमने 2-3 दिनों में जो चिंतन मंथन किया है विषय, यहाँ कोई छोटे लोग नहीं हैं। इस संगम की विशेषता ये है कि जब हमारी बारी आती है तो ऊपर बैठना, और वो होते ही नीचे जाके बैठना। इसलिए यहाँ आए हुए सब लोग प्रयोगधर्मी हैं। अपने अपने प्रयोगों को यहाँ रखते ही दूसरों को लगता है कि हमें ये करना संभव है, हम भी इसको स्वीकार करना चाहिए और जाके करना चाहिए, ऐसा लगता है। हर बार मैं कई चीज़ें यहाँ सीख जाता हूँ और जाके हमारे आश्रम में इम्प्लीमेंटेशन करता रहता हूँ। क्योंकि दिव्य भारत का एक मुख्य उद्देश्य है कि जो कर्मयोगी है इस देश के, उनको जोड़ता जाए, और तलमूल के जो कर्मयोगी है उनको पहचानना, देश के सामने उनके कार्यों का परिचय करवाना, और ऐसे ही लोगों का कारवा बढ़ाता जाना, यही ये दिव्य भारत का एक प्रमुख उद्देश्य है। इतना ही नहीं है, दिव्य भारत का एक मुख्य उद्देश्य यह भी है कि कर्मयोगियों का बड़ा समूह निर्माण करना। तो बड़ा समूह निर्माण होने से एक बड़ी शक्ति खड़ी होती है। उस शक्ति से हम बड़े बड़े कार्य कर सकते हैं और करवा भी सकते हैं। इसीलिए देखिए, हम स्वामी विमर्शानंद जी के आश्रम में जब बैठे थे तब कुछ 60-70 लोग थे। आज यहाँ पर हम 350-400 लोग हो गए हैं, और कहीं लोग है इसमें मगर किसी कारणवश आ नहीं पाए हैं। हम करीब अब 600-700 के आसपास संस्था और व्यक्ति कर्मयोगियों को जोड़ चुके हैं, और ये आने वाले दिनों में इसकी संख्या हजारों में जाएगा। हमें लगता है कि 10,000 से भी ज़्यादा कर्मयोगी इसमें जुड़ जाएंगे, और एक दिन ऐसा आएगा कि हर संगम में हर व्यक्ति को आना कंपलसरी हो जाएगा। अभी तो ऐच्छिक है, आत्मीयता जैसे बढ़ती जाएगी वैसे शक्ति भी बढ़ती जाएगी। उसकी लीडरशिप हमारे
अमृतानंद जी महाराज जी लेंगे। वो शक्ति करना है तो वही करना चाहिए, तो विनती करना है तो विमर्शानंद जी महाराज करेंगे, तो बढ़ती जाएगी। देखिए देश में समाज कंटक लोग हैं, उनके बहुत बड़ी बड़ी संगठन है, बहुत एक्टिवली काम करते हैं, मगर हमारे देश के दुर्दैव है कि सज्जनों की संगठना नहीं होती है और संगठन बनाना भी बहुत मुश्किल होती है हमारे। और जैसे कि मंडूक होते हैं ना, ये 10-50 मंडूक एक बुट्टी में तगारे में डालना बहुत मुश्किल काम होता है। 2 अंदर डालने से पहले 3 छलांग लगा के बाहर चले जाते हैं, फिर और नया ढूंढ के कुछ लाएंगे तो तब तक और 4 चले जाते हैं। ऐसा ये सज्जनों की, हाँ मेंढक की ये होती है हमारी। तो उसके लिए, क्योंकि सज्जनों में यह एक कमी है ऐसा लगता है। और आचार्य चाणक्य ने यह भी बताया कि हमारे देश के सज्जन अपने आप और अपने एक विश्व इतने में ही समाधान मानते हैं। इसके लिए चाणक्य बोलते हैं कि देश दुर्जनों से कभी भी नष्ट नहीं होता है, सज्जनों के मौन से नष्ट होता है। ये मौन रहना चाहते हैं हमारे लोग, तो इसीलिए ये मौन रहने वाले लोगों को हम थोड़ा बात करने के लिए ये कर्मयोग संगम आयोजित करते हैं। ये बात करना चाहिए, अपने विचार रखना चाहिए, उसको दूसरे लोग एक्सेप्ट करना चाहिए, फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाएगा। और बहुत सारे महत्वपूर्ण विषय देखिए यहाँ पर। पहले दिन आपने शून्य बंडवाल के शून्य लागत की उद्योग के बारे में चर्चा की, बहुत अर्थपूर्ण चर्चा की हम लोगों ने। तो उसका उद्देश्य ये था कि हमारे देश में जो किसान कष्ट करते हैं, वो 4-4 महीने 5-5 महीने कष्ट करके जो उपज तैयार करते हैं, जितना कमाई उनका नहीं होता है उतना कमाई वो मार्केट में सिर्फ एक कागज़ की एक छोटा सा टुकड़ा, एक पेन लेके खड़े रहते हैं, वो 1 घंटे में कमाते हैं। ये शून्य लागत के बिजनेस है। वो सब्जी हो, फल हो, या बहुत सारे दलाली चीज़ है, ये करने वाले लोग हैं, इनको हम 1 घंटे में कमाने के लिए दे देते हैं। इसीलिए ऐसे बहुत सारे उद्योग हैं कि शून्य लागत वाले बहुत सारे उद्योग व्यवसाय है, उसकी सूची बनाई उस दिन। वो करीब करीब मुझे लगता है कि 50-60 किस्म के ये बनाई हैं। हमारे रामवीर जी उसकी संचालन कर रहे थे, हम लिख रहे थे, तो बहुत अच्छी तरह से उन्होंने सब लोगों से बुलवाया। तो बस इतना करके नहीं रुकना है, उसमें कुछ विभाजन करेंगे कि ग्रुप्स बनाएंगे, बना के फिर एक उसके लिए ट्रेनिंग टीम बनाएंगे। फिर हम सब लोग जहाँ जहाँ संस्थागत रूप से काम करने वाले लोग हैं, व्यक्तिगत रूप में जैसे जानी साहब है, उनका अकेले है, फिर भी एक संस्था जितना नहीं कर सकते उतना काम, ऐसे बहुत सारे लोग हमारे यहाँ। तो विरासत वाले हैं, खेती विरासत वाले, और कई सारे लोग हम इधर हैं। तो क्या हमारी संस्थाओं में युवाओं के लिए, जैसे हमारे सवितानंद महाराज जी ने वो मॉडल बना के रखा कि ऐसे ही करने के लिए थोड़ा शर्माते हमारे लोग, उसको हम फ्रेंचाइजी मॉडल में बना के देंगे। देखिए ऐसा ही बाल काटने के लिए कह दीजिए, कोई तैयार नहीं होगा, मगर उसको लेडीज पार्लर में आपने देखा है तो हर घर में, बड़े बड़े घर के महिला भी लेडीज पार्लर चलाते हैं घर में, कोई संकोच नहीं करते, वो एक प्रतिष्ठित उद्योग बन चुका है। वैसे हमारे बिना लागत की जितने भी बिजनेस है, इनको हम फ्रेंचाइजी मॉडल में परिवर्तन करके देंगे तो हजारों नहीं लाखों युवा आगे आ जाएंगे और युवाओं को रोजगार ये देंगे। और ये बिना लागत के है ना, ये बहुत कमाई की है, बहुत कुछ कमाई हो सकती है इसमें। ऐसे इनको हम समाज में प्रसारित करने के लिए, प्रचार करने के लिए, रोजगार निर्माण करने के लिए, बेरोजगारी हटाने के लिए
हम सब लोग इसमें काम कर सकते हैं। तो उसके लिए भी एक टीम बनेगी, वो उस पर सोचेगी, सोच के उसका एक फ्रेंचाइजी मॉडल तैयार करेगी। करने के बाद फिर वो ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू होगा। ट्रेनिंग प्रोग्राम होने के बाद उनको कुछ पैसे की ज़रूरत पड़ते तो एक तो बैंकों के साथ हम बात करेंगे, नहीं तो हमारे रामवीर जी ने एक बहुत अच्छा ये रखा है, सुझाव रखा है, उसके बारे में हम कोई अभी सीरियसली नहीं सोच रहे, मगर भविष्य में या जल्द ही उसके बारे में सोचना चाहिए। हमारे देश में बहुत सारे लोगों के पास पैसा है, नहीं ऐसा नहीं है, पैसा पड़ा है। उस पैसे को हम इकट्ठा करें और ऐसे ज़रूरतमंद लोगों के लिए उसको खर्चा करें। फिर उन्होंने जैसा बताया कि 10% वो हमेशा के लिए ज़िंदगी भर देते जाएंगे। अब जिसके पास है वो देंगे, बाद में वो जो लाभार्थी है वो देते जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी संस्था खड़ी होगी इससे, अलग अलग देश भर में। तो उस पर भी हम जरूर चिंतन मंथन करना चाहिए। और गौशालाओं के बारे में चर्चा करते हुए कल हम गए थे, जो प्लांट देखा हमारे अमृतानंद स्वामी जी का, कृष्णायन की जो CNG प्लांट देखा, देखने से लगता है कि मैं अभी बैठ के उसका खर्चा निकाल रहा था, 3 रुपये। देखिए, ये गौशाला ही चलाना चाहिए ऐसा नहीं है, गांव में भी चला सकते हैं। यदि 3 रुपये किलो गोबर हम खरीदी करेंगे, गीला की बात कर रहा हूँ, ताज़ा खरीदी करेंगे, तो हम 100 रुपये किलो गैस तैयार कर सकते हैं। उसमें 50 रुपये खर्चा भी पकड़ा तो 100 रुपये किलो गैस बनेगी। क्योंकि बताया था कि 100 किलो में 5 किलो कच्चा गैस और 2.5 किलो प्योर गैस, पक्का गैस बनेगी। तो मुझे लगता है कि हम उसको जितने बड़े पैमाने पे करते जाएंगे तो उसका खर्चा कम आता जाएगा। और ये बनने के बाद इसका खर्चा तो उसमें गैस में चला जाएगा, मगर वो सॉलिड और लिक्विड 2 फर्टिलाइज़र जो बचेंगे वो कम से कम हमें, अब मैं सॉलिड लिक्विड फर्टिलाइज़र का एक प्लांट देखा था हमारे भावनगर डिस्ट्रिक्ट में, गुजरात में। वहाँ एक कृषि विज्ञान केंद्र भी है, वो गांधी ग्राम संस्था ऐसा कुछ नाम है, लोक भारती के सणोसर में ना, सणोसर में लोक भारती की है। वो करीब 50 लीटर में 50 रुपए में 1 लीटर बेचते, वैल्यू एडिशन करके। तो फिर सॉलिड भी बहुत निकलती है। ये तो गौशाला चलाने के लिए हो या लोगों के लिए हो, हमारी खेत की समृद्धि के लिए। हमारे श्याम जी हमेशा बताते रहते कि 8 लाख करोड़ का हम गैस खरीदते हैं और रासायनिक खाद भी खरीदते हैं। ये दोनों प्रश्न उससे ख़त्म हो जाते हैं, हर गांव में ये शुरू होंगे तो ऐसे एक अच्छा मॉडल स्वामी जी ने दिया है, उसको हम सोचना चाहिए कि हम भी इसको इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो क्या। स्वामी जी को कोई CSR वाले मिले और लगा कि दिया, तो इस कार्य के लिए कई मिलते हैं CSR वाले, नहीं ऐसा नहीं, उनको भी देखेंगे। और देश की जो सेहत आरोग्य है वो पूरा हमारे ज़मीन पर निर्भरित है, और ज़मीन जो है गाय पर आधारित है। और ये सब हमारी जो सेहत है, पूरा देश की सेहत, मतलब हमारे सबका सेहत जो है वो हमारे अनाज पर आधारित है। अनाज खेती पर आधारित है और खेती गाय पर आधारित है, ऐसा हमारे श्याम जी हमेशा बोलते रहते हैं। तो इनकी संख्या घटती जा रही है, तो मतलब ये हुआ कि देश अधोगति की ओर जाएगी। और इसको बढ़ाने के लिए सरकारी तंत्र में बहुत कम प्रयास हो रहे थे। जैसे ये अभी हरियाणा छोड़ दिया और यूपी में भी हो रहा है, हमारे यहाँ भी अब 50 रुपये शुरू किया एक गाय के लिए, वो भी गौशाला की गाय के लिए। राजस्थान सरकार भी कुछ 50 रुपये
2,000 करोड़ रुपए दे रही है। तो कुछ, और दक्षिण में तो कई राज्यों में पशु ही खत्म हो गया। आप केरल में जाओगे तो आपको गाय देखने के लिए कुछ कुछ गौशाला में मिलेंगे, नहीं तो कोई भी किसान के पास गाय देखने के लिए नहीं मिलेगी, ये हालत है। और तमिलनाडु में भी वही स्थिति आ रही है, और तेलंगाना और आंध्रा में भी गायों की संख्या बहुत बड़े पैमाने पे कम हो गई। हमारे यहाँ कोंकण में गांव के गाय इकट्ठा होते थे, रास्ते में खड़े रहते थे, हम पार करने के लिए 5-5 मिनट लगता था। वहाँ पर अब 10-20 गाय बच्चे हैं एक एक गांव में, इतनी दुर्दशा गायों की हो गई। तो हम कुछ ऐसे करेंगे, तो जैसे सरकारी गौशाला में 1 लाख लीटर दूध हो रही है, तो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई श्याम जी हमारे लिए, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इतनी सुधार कर सकते हैं उसमें भी। और ब्रीडिंग का भी काम चल रहा है, ब्रीडिंग का भी काम चल रहा है। उन्होंने नस्ल सुधार भी कर रहे हैं गायों की। ऐसे ही हम करते रहेंगे तो बहुत बढ़िया। हमने भी तो थोड़ा शुरू किया ब्रीडिंग में। तो हमारे गोपाल भाई देश में नंबर 1 है, वो अमीर आदमी है, हम थोड़ा गरीब लोग हैं। तो वो कोई छोटा नहीं काम करता है। हमारे गोपाल भाई जो काम करता है, छोटा छोटा काम कभी नहीं करता, जो करता है वो बड़ा काम करता है। तो उनके यहाँ एक समय पे 12 लीटर से कम दूध देने वाली कोई गाय नहीं होती, और 2 थान पे ही 6 लीटर दूध निकलना चाहिए। 6 से भी ज़्यादा निकलती है, 2 थान, उसमें 6 लीटर बच्चे को पिलाते एक समय पे। यानी कुल दिन में 10 लीटर बच्चे को पिलाते हैं। वो बच्चे 1.5 साल में ही 300 किलो के बन जाते हैं, यानी प्रेगनेंसी अवस्था में आ जाते हैं 1.5 साल में, या 2 साल, ज़्यादातर 2 साल के ऊपर नहीं जाते। 2 साल का बच्चा दे देती है। हाँ, बच्चा दे देती 2 साल में। वो लोग कहते थे कि नहीं ये जर्सी गाय जल्दी बच्चे देते हैं, नहीं, उससे भी जल्दी देसी गाय दे सकते हैं, कि हमारे हाथ में है जितना जल्दी उसको दे सके। बहुत सारे गौशालाओं में स्थिति ऐसी है कि बांझ गायों की संख्या बहुत बड़े पैमाने पे। यदि उसके लिए हम कई तज्ञ तैयार करके बांझपना की कोई 2-4 कारण हो सकता है, उनके निवारण करने में हम सफल रहेंगे तो दूध बढ़ेगी हमारी। हम वो प्रयोग करना शुरू किया। उसके साथ साथ अब देखिए देश में 65 करोड़ लीटर दूध की कंजम्पशन है अभी, और देश का सभी गाय, भैंस, जर्सी, भेड़, बकरियां, ऊंट सब मिलके 15 करोड़ लीटर की प्रोडक्शन है। यानी 50 करोड़ लीटर दूध जो है ये बनाया जाता है, और हम खाते भी हैं। इसीलिए जिस देश में मिल्क इंडस्ट्री बढ़ना चाहिए था, इस देश में लीकर इंडस्ट्री बढ़ रही है, और इस देश में हॉस्पिटल इंडस्ट्री बढ़ रही है। कारण यही है कि ये जो डुप्लीकेट दूध है, तो कई राज्यों में 80% है, कई राज्यों में 60% है, मगर किसी भी राज्य में 100%। क्योंकि हम देखते हैं हमारे यहाँ बड़े बड़े डेयरियाँ हैं, उनके हर दिन की कलेक्शन होते 15-16 लाख लीटर, हर दिन की खपत है उनकी 28 लाख लीटर। अरे ये 10-12 लीटर दूध क्या ऊपर से गिरता है क्या? ये हर डेयरी की अवस्था। आप कहीं भी देश के कोई भी डेयरी लेके पूछिए उनको, आपकी कलेक्शन कितनी है हर दिन की, और आपका हर दिन का हाँ सेल कितना है, ये पूछिए। कोई भी डेयरी हो, जितने भी बड़ा डेयरी हो, उन पर यही बिजनेस चलता है। कई लोग पाउडर से दूध बनाते हैं, वो भी सेहत के लिए ठीक नहीं है। कई लोग पाउडर के अलावा और कई सारे चीजें लेके दूध बनाते हैं, कोई ठीक नहीं। हाँ, तो इसके लिए, और हमारे किसान भी गाय को क्यों त्याग रहा है, तो ये प्रॉफिटेबल नहीं है ऐसा उनको लग रहा है। वो भी अब सिर्फ पैसे, पहले भावनाओं के साथ रहता था, अब भावना भी उनकी शून्य होती जा रही। वो भी शून्य करने में हमारे पढ़े लिखे लोगों ने ही योगदान दिया है उसको। तो वो बोलता है कि इससे क्या फायदा है। अभी उसको तो छोड़ दीजिए, माता पिता उनको भी बोल रहा है कि ये बुढ़ों का क्या फायदा है अभी। फिर उनको भी वो
भेज रहा है, ये स्थिति हो गई। उसमें हमारी योगदान भी है, ऐसा नहीं है कि हम जो आध्यात्मिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं हम भी कहीं ना कहीं कम पड़ रहे हैं संस्कार देने में, इसीलिए वो होता रहा होगा। तो उसके लिए हमने थोड़ा सा आश्रम में, हमारे मठ में IVF टेक्नोलॉजी शुरू किया, एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट की। अभी अभी 2 महीने हो गए उसका शुरू किया, तो अब 25% उसका कंसीव रेट है। शायद अगली माह हमारी वो 50% से भी ज़्यादा जाएगा। फर्स्ट था, लैब सेट होना था, कम था। हमें लगता है कि हम 70-80% तक जाएंगे। और हर दिन हम हमारे सेंटर में हर गाय ना हर दिन 1 बछड़ी दे सकते हैं। अब हम साल में 1 बछड़ी लेते हैं, 15-16 बछड़ियाँ एक गाय अपने जीवित काल में दे सकती है। यदि एम्ब्रियो टेक्नोलॉजी से हम करेंगे तो देखिए, किसी भी कार्य में कुछ कुछ कठिनाइयाँ होती हैं, थोड़ा कष्ट भी उठाना पड़ता है। मैं एक आदमी कष्ट उठाऊंगा तो उससे यदि 1000 लोगों की भला होता है तो एक व्यक्ति उसके लिए कुछ त्याग के लिए तैयार होता है। एक बीज जब मिट्टी में खुद को गाड़ लेते तब ही वो 1000 बीजों को जन्म दे सकती है। यदि बीज वो मिट्टी में जाने के लिए सोचे कि मैं क्यों मर जाऊं, तो 1000 नया बीज नहीं आ पाएंगे। वैसे हमारे कार्य में कुछ कुछ थोड़ा कठिनाइयाँ भी यदि होंगे तो भी वो गाय हर दिन 1 बछड़िया आराम से दे सकती हैं। वो हर साल 300 से 500 तक 500 बछड़ियाँ हर साल दे सकती है गाय अपनी जीव। और 1.5 साल से शुरू होती है उसकी ओरी निकालना। फिर वो आपके दूध छूटा हुआ गाय है ना, जो अब बछड़ी दे नहीं सकती है, दूध दे नहीं सकती है, अब 2-4 साल वो खड़े होके भोजन करने वाली सिर्फ वह गाय भी आपको हजारों बछड़ियाँ इस टेक्नोलॉजी से दे सकती है। तो उसको हमने अभी प्रायोगिक रूप में शुरू किया। हमें लग रहा है कि हम हर दिन 100 बछड़ियाँ तैयार कर सकते हैं और इसको आहिस्ते आहिस्ते बढ़ा के हर दिन हजारों बछड़ियाँ तैयार कर सकते हैं कि जो हर दिन आपको 20 लीटर दूध दे। ऐसे कर सकते हैं। ये नहीं करेंगे तो ये जो गैप है ना 50 करोड़ लीटर का, इसको हम नेचुरल तरीके से पूरा नहीं कर पाएंगे। नैसर्गिक रूप से हम इसको भरने के लिए हमारा भी संख्या बढ़ जाएगा और दूध का भी कंजम्पशन बढ़ जाएगा, तो ये पूरी नहीं कर पाएंगे। हमें टेक्नोलॉजी के साथ थोड़ा जाने की आवश्यकता है। हमारे में कई लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं ये अनैसर्गिक है, वो सब नैसर्गिक होना चाहिए। हमें भी समझता है वो होना चाहिए, मगर इसको वहाँ तक ले जाने के लिए थोड़े दिनों की कष्ट उठाना पड़ेगा। फिर एक बार स्टेबल हो गया ना, वो नेचुरली सब चलता रहेगा। तो कई देशों ने तो यही किया है। वो भी टेक्नोलॉजी हमें एडॉप्ट करना होगा। इतनी बड़ी महंगी नहीं है, वो हो सकती है। वो भी हम हमारी जो टोली में सदस्य एक दूसरों को हम सहायता, ये तो बड़े सिर्फ आमिर लोग ये हैं, ये अब तुरंत करने जा रहे हैं। हरियाणा के गौसेवा बोर्ड जो है, बाद में हमारे श्याम जी भी करेंगे। श्याम जी थोड़ा बड़ा राज्य है ना, थोड़ा गरीबी दिखाते हैं। हाँ, वो सबसे बड़े हैं। हाँ, तो इसको फिर अलग अलग राज्यों में हम एक एक भी सेंटर खड़े करते जाएंगे। हमारे विष्णु जी है, वो तो बहुत दुखी है इस दृष्टि से कि हम दूध डेयरी, नॉर्थ ईस्ट में दूध डेयरी खोलना ही सपने की बात है, मगर उन्होंने वहाँ दूध डेयरी खोले। कालीबुंग कृषक संघ जो है हमारी विष्णु जी के और उनके मित्रों के, उन्होंने दूध डेयरी खोला है। हमें आश्चर्य लगा कि यहाँ कैसे दूध डेयरी चलेगी, मगर वो चल रही है। हर दिन 10,000-15,000 लीटर दूध कलेक्ट हो, नहीं तो वो शीरी गाय खत्म होने के कगार पर थे। तो इन्होंने उसको थोड़ा सा किसानों को प्रेरणा देने के बाद लोग उसको संभालने लगे। नॉर्थ ईस्ट में जो पहाड़ी इलाका में रहने वाली गाय है, वो ये है नस्ल है सीरी गाय को उसका प्रदर्शन आयोजित किया, प्रतियोगिता आयोजित की। उसकी वजह से लोगों में थोड़ा जागृति निर्माण हुई, तो उससे अब गाय बढ़ने लगी।
तो इस तरह से अभी अभी जो हमारे सब लोगों ने बीज के बारे में भी चर्चा की थी। हमारे यहाँ कई ग्रामीणों ने देशी बीज, आपको आश्चर्य लगेगा कि हमारे यहाँ कई दादियाँ हैं, वो हफ्ते की मंडी में बीज लेके आते हैं अपने खेत में। बीज एक एक व्यक्ति के खेत में 50-50 प्रकार के बीज, देशी बीज उगाते हैं। छोटी छोटी ये पॉकेट्स बना के वो आके बैठते हैं। तो आपको अचरज लगेगा कि वो 2-3 घंटे में 5-6 हज़ार रुपये कमा के जाते हैं हर हफ्ते। दादी माँ अपने ही खेत में अलग अलग किस्म के बीज तैयार करते हैं और हफ्ते मंडी में आके वो बेचते हैं। और अभी अभी हमारे यहाँ एक सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं हैं बगल के गांव में, वो करीब करीब 50 एक महिलाएं हैं। वो महिलाओं ने 50 लोगों ने अपनी अपने खेत में थोड़ी जगह रिजर्व कर दिया। उन्हें आप बैंगन उगाइए, आप लौकी उगाइए, ऐसे कुछ करके उन्होंने 100-150 प्रकार के देशी बीज का एक बिक्री शुरू कर दिया। वो फ्री में दे रहे हैं अभी अपने खेत में उगा के, वो फ्री में। मैंने उनको कहा कि फ्री में कुछ भी मत दीजिए, फ्री में ले जाएंगे तो फेंक भी देंगे लोग, कुछ पैसा दे के लेके जाएंगे तो लगाएंगे। मगर बहुत अच्छे चल रहे उनका। ऐसे बीज बैंक की कंसेप्ट अब गांव गांव में शुरू हो गई। अब हम सब लोग भी कई लोगों को, 8-10 किसानों को या 20-25 किसानों को साथ में लेके मैं खुद ये प्रयोग किया हूँ। अभी मैं केरल गया था तो केरल से एक रक्तशाली नामक एक धान था, उसको लेके आया, 1 किलो लेके आया 300 रुपये में। फिर आने के बाद हमने उसको बीज तैयार किया, एक एक मुट्ठी फ्री दिया और लोगों को भी ये कहा कि पहले साल जो आएगा वो एक एक मुट्ठी आप फ्री बांटिए, अगले साल से आप फसल लीजिए। मुझे लगता है कि आज 5-50 हज़ार लोग वो रक्तशाली उगा रहे हैं। तो उसकी विशेषता ये है कि खून जिनके शरीर में कम होता है, विशेष करके महिलाओं की एनीमिया जो है उसमें बहुत अच्छी काम करते हो ये चावल। ऐसे चावल धान तो आपको बहुत पता है कि हर बीमारी के लिए हमारे रायपुर यूनिवर्सिटी में मैंने 25,000 किस्म की धान देखा और प्रिजर्व भी किया है। उस पर संशोधन का काम भी चल रहा है। कैंसर के लिए कौन सा धान काम आता है, शुगर के लिए कौन सा आता है, बीपी के लिए कौन सा आता है। हम अभी किसानों को ये कह रहे हैं कि आप एक ही प्रकार की धान मत उगाइए। उगाते वक्त आपके खेत में जमीन उतना ही रहने दे, 6-7 प्रकार की धान उगाइए और हर दिन एक प्रकार की चावल आपको मिलेगा। उससे क्या होगा कि अलग अलग प्रकार के आपको पौष्टिक ये मिलेगी। इसलिए लोग करने भी जा रहे हैं, ये विशेषता है। हम लोग उसके साथ साथ ये भी बीज के लिए भी काम करेंगे, बैलों के लिए भी काम करना होगा और बहुत सारे चीज़ों में। हम अभी बकरी पालन किया है हमारे केवीके में इन्होंने। अब वो दिन में 5 लीटर दूध देती है बकरी। 5 लीटर, सुबह 2.5 लीटर देती है, शाम को 2.5 लीटर दूध देती है। कोई गाय से कम नहीं है, 5 लीटर देते। सिरोही नहीं है, वो दूसरा है क्या, बिटल है। ऐसे बहुत सारी प्रजातियां हैं हमारे वो देते। जिस प्रदेश का है वही उसको ला के इधर मत पालिए। जैसे हमारे गोपाल जी ने बताया, उस प्रदेश में जो होता है उसी प्रदेश के लिए होना चाहिए। ये कर्मयोगी संगम का काम है कि ऐसे चीज़ों को एक दूसरों से सीखना और बढ़ाना। जैसे हमारे गोपाल जी ने बताया, अब हम एक गारंटी योजना लेके जा रहे हैं। किसान जो खेती कर रहा है सो कर रहा है, उसमें आप गौ कृपामृत और उसके साथ ये चीज़ें करेंगे तो आपका फसल पहले जितना आ रहा था उसके बदले में हम एक टारगेट देंगे, इतनी फसल आएगा। हम जिस प्रकार के करने के लिए कहा है उस प्रकार आप करेंगे तो आपको इतना फसल आना चाहिए। वो यदि नहीं आएगा तो कॉम्पेंसेशन भी देंगे इस तरह से, क्योंकि हमें ये खातरी होना चाहिए कि हम ये कर के ही रहेंगे। वो हो ही सकता है, क्यों नहीं हो सकता है।
कल हमने पूछा स्वामी जी के यहाँ फ्री में वो गोबर दे रहे, वो पड़ोस वाला जो किसान है वो बोल रहा था कि 1 एकड़ में 30 क्विंटल गेहूं ले रहे और 50 से 60 टन तक 600 किलो या कुछ एक क्विंटल ऐसे कुछ बना। हम टन में, हमारे यहाँ टन में गिनते हैं, हम यहाँ क्विंटल में गिनते हैं। वो गन्ना, वो करीब करीब 50 टन गन्ना, कुछ भी नहीं, स्वामी जी ये दे रहे हैं तो वो उगा रहे हैं। तो ऐसे हो सकते हैं। ज़रूर हम आगे आने वाले दिनों में, अब जो बीज के ऊपर जो चर्चा हुई, ये बहुत गंभीर चर्चा है, इसको बहुत गंभीरता के साथ हमें लेना चाहिए और इसको प्रचार प्रसार करने में जब तक हम अल्टरनेटिव तैयार नहीं करते तब तक लोग नहीं छोड़ते। लोगों को आशा होता है कि इससे भी ज़्यादा फसल मिले, इससे भी ज़्यादा मिले, इससे भी ज़्यादा मिले। वो मिलने के लिए केवल एक बीज ही कारणीभूत नहीं है, उसके साथ जैसे हमारे गोपाल भाई ने बताया, कभी कभी ज़मीन में बहुत कुछ है मगर वो फसल को नहीं दे रही है। तो फसल को देने के लिए जो मीडिया चाहिए ना, वो मीडिया गाय से मिलती है। तो उसको क्यों हम प्रचार और प्रसारित ना करें, इस तरह करना चाहिए। तो देखिए, कर्नाटक में अभी 2-4 महीने पहले एक घटना घटी कि वहाँ मेरे कई मित्र महाराज लोग हैं, 400 महाराज लोग, वो लिंगायत कम्युनिटी के, जैसे हर राज्य में एक कम्युनिटी डोमेन करते हैं, लीड करते हैं, वो लिंगायत कम्युनिटी लीड करते हैं। कर्नाटक में 1 नंबर पे वो उनकी जनसंख्या होती है, बाकी उसके पीछे पीछे रहते हैं। तो वो 400 महाराज लोगों ने मिलकर एक अभियान चलाया पूरा डिस्ट्रिक्ट राज्य में, हर जिले में 1-2 फंक्शन लेके कि हम लिंगायत लोग जो है, हम हिंदू नहीं हैं, हमारा धर्म स्वतंत्र है, ऐसा घोषित किया उन्होंने। फिर उसके साथ साथ उनकी धर्म की कई विशेषताएं बताने लगी कि हम किसी मंदिर को नहीं मानेंगे, ये मंदिर को ध्वस्त कर देना चाहिए, ये जो स्थावर मूर्तियाँ जो है ये कोई भगवान नहीं होते हैं। फिर आपके घर में परंपरा से जो पूजा पाठ करते हो ना, ये सभी देव देवताएं उठा के नदी में फेंक दीजिए, ये किसी काम के नहीं, ये म्यूजियम है। घर में आपने म्यूजियम बनाया है ये देव देवताओं की, ये सब फेंक दीजिए। फिर कहने लगे कि आप शराब पिएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मांसाहार करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से मजा करिए, उससे तो सुख मिलेगा और किसी से मिल सकता है। कई इस तरह से प्रचार प्रसार करते थे और उसके साथ साथ और भी बहुत कुछ करते थे। कहते कहते वो यहाँ तक गए कि हम और मुसलमान एक जैसे हैं, मुसलमानों की फ़िलासफ़ी हमारी फ़िलासफ़ी एक दूसरों से मिलते जुलते हैं। और कई सभाएं भी की उन्होंने, भावैक्य सभाएं करके, मुस्लिम्स और लिंगायत ये भी करवाया। तो लोग सभी देख रहे थे, सुन रहे थे, कोई रिएक्शन नहीं कर रहे थे। इनका अभियान संपन्न हो गया कि जिसको सरकार कृपा पोषित, सरकारी कृपा पोषित कंपनी है। मैंने एक दिन एक स्टेटमेंट दिया, एक ऐसा ही प्रवचन था, मुख्यमंत्री कृपा पोषित, ये 400 महाराज लोगों का एक नाट्य मंडली बसव संस्कृति नामक एक बहुत अच्छी नाटक प्रस्तुत की कर्नाटक में। और ये करते करते क्या उन्होंने भाषण दिया, वो भाषणों का भी मैंने जो बताया कहा कि उसके साथ साथ मैंने अंत में कहा कि ऐसे लोगों को ऐसा करना चाहिए, और कैसा करना है वो यहाँ नहीं बता सकते हैं। हाँ, वो थोड़ा सा कठोर शब्दों में, जिनको जो भाषा समझती है ना उसी भाषा में समझाना पड़ता है। गधे के साथ गधे की बात करना चाहिए, घोड़े के साथ घोड़े की बात करना चाहिए। गधे को घोड़े की बात समझाओगे तो गधा कभी नहीं समझेगा। इसीलिए जिनको जो भाषा समझते हैं उसी भाषा में बोलना चाहिए।
वो बोल दिया मैंने, फिर बवाल शुरू हो गया पूरा कर्नाटक में। सभी महाराज लोग इकट्ठे 400, सरकार एक तरफ और काड़सिद्धेश्वर स्वामी अलग, एक अकेले एक तरफ। तो टीका टिप्पणी निंदा शुरू हो गई। होते होते फिर टीवी वाले पीछे लगे। मैंने समझाया लोगों को, ये लोग ऐसे ऐसे कर रहे हैं, इसीलिए इसको मैंने विरोध किया और इनको मैंने ठोका। तो लोगों ने 90% लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, लिंगायत कम्युनिटी में 94% लोगों ने सपोर्ट किया। कैसे कि जो भी ये डालते थे पोस्ट, उसमें कमेंट्स देखेंगे, पोस्ट उनका होते थे, मैंने एक भी पोस्ट नहीं डाला आज तक। हमारे पोस्ट जो लोग हैं वही डालते थे, और कमेंट जो है उनको जो जवाब देना है, मैं सिर्फ एक बात कहता था, कभी कभी 15-20 दिन में जाके एक छोड़ देता था, वो 15-20 दिन चलता रहता था, वो उसको वो आंसर देते थे। फिर हमारे जो अभिमानी लोग हैं उसको बराबर वो आंसर देते थे उनको। ऐसा कमेंट्स 10,000 पेजेस कमेंट हमने प्रिंट करवाया, 10,000 पेजेस, ये पहले 1 महीने में। उसके बाद के है वो कितने होंगे क्या पता नहीं है। एक बहुत बड़ा आंदोलन चला, ये 2 महीनों तक ये चलता रहा। मैं वो हर टीवी वाले पीछे पड़े, हमारे एक मुलाकात दीजिए, मुलाकात दीजिए, पैसे दे के मुलाकात देना पड़ता था, वो फ्री में आने लगे। और ये भी हुआ, प्रिंट मीडिया में इतने अच्छे लोग हैं, हमारे खिलाफ जितने भी मटेरियल उन्होंने प्रिंट मीडिया के पास दिया, तो एक भी प्रिंट मीडिया वाले ने उसको छपा नहीं, और सब कचरे में डाल दिया। और मुझे फ़ोन करके बताते थे, स्वामी जी हम जानते हैं आपका कार्य क्या है, आप कैसे हैं। तो ऐसे ऐसे आपके ऊपर इन्होंने व्यर्थ टीका टिप्पणी लिख के हमारे पास दिया है, हमने उसको डस्टबिन दिखाया। फिर ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले हैं, उन्होंने भी, किसी ने भी उसको जगह नहीं दी। मगर बाद में स्थिति ये हो गई कि हमारे खिलाफ कुछ लिखते हैं तो उसको पढ़ना ही लोग पसंद नहीं करते थे, और देखना भी पसंद नहीं करते थे। और प्रिंट, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ऐसे हो गए कि जिनके फॉलोअर्स 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख थे ना, उनके फॉलोअर्स करोड़ों में चले गए। तो वो बोले कि इनकी एक मुलाकात लेने से हमारी, यदि क्या बोलते हो, टीआरपी बढ़ते हैं, तो क्यों। कई कम्युनिस्ट चैनल थे, उन्होंने भी मुलाकात लेके अपनी प्रचार प्रसार करवा लिया। अच्छा, लोगों ने इसको अपने हाथ में लिया। बाद में मुझे कई जिलों में बैन किया। एक ज़िले में पहले बैन किया, तो आपकी वजह से यहाँ दंगा हो सकती है, झगड़ा हो सकता है, ऐसा वैसा बैन कर दिया। तो इसका परिणाम ये हुआ, तो शुरू में ये केवल 4-5 जिलों में ही सीमित था आंदोलन, ये पूरा स्टेट में फैल गया। ऐसा हो गया कि 50 लाख लोगों ने स्टेटस रखा मोबाइल पे, वी सपोर्ट काड़सिद्धेश्वर स्वामी जी, ऐसा सब लोगों ने शुरू किया। जिस एरिया में हमने कभी हम गए नहीं थे और जहाँ पहुँचे नहीं है, वहाँ के लोगों ने भी स्टिकर छपा के गाड़ी पे लगा के घूमने लगे, अरे हम काड़सिद्धेश्वर स्वामी जी के साथ हैं। इन्होंने जो बताया, मैंने कहा कि हम लोग हैं ना, हम पहले हिंदू हैं, बाद में हमारी जो भी जात है वो होगा। तो जो बॉर्डर पे लोग थे ना, क्या ये सच है, क्या ये सच है, ये सब एक तरफ हो गए, सब हिंदू बन गए। नहीं तो बहुत सारे लोगों के मन में क्या हम सच में हिंदू है या लिंगायत है, लिंगायत भी स्वतंत्र धर्म है बोल रहे, ऐसे लोगों के मन में भ्रम पैदा हो रहा था, वह सब एक तरफ हो गए। तो बाद में दूसरी डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने बैन किया। उधर आया पुलिस और मुझे कहे कि आप 1 घंटे में इस डिस्ट्रिक्ट को खाली करना चाहिए। मैंने कहा क्यों? नहीं, हमारे कलेक्टर का ऑर्डर है। मैंने कहा आपको अरेस्ट करना है तो कर लो, इधर ही बैठूंगा। मैं जाने वाला था,
मगर आप लोग आके ये बोल रहे हैं ना, अब नहीं जाऊंगा मैं। ये आश्रम हमारा है, मैं इधर ही रहूंगा। आपको अरेस्ट करना है तो जाओ, लेके आओ, पुलिस फोर्स लेके आओ और अरेस्ट कर लो। तो वो भाग गए। अरेस्ट करेंगे तो क्या होगा उनको पता ही था आगे। हमें भी अच्छा लगता था अरेस्ट करते यदि, तो आगे क्या होने वाला है हमें भी पता है, उनको भी पता है। तो उन्होंने वो कष्ट नहीं उठाया, वो चले गए। फिर बाद में मुझे कलेक्टर और एसपी दोनों ने 10 मिनट में फ़ोन किया, हमारी गलती हो गई, हमने ये नोटिस नहीं निकालना चाहिए था, हम आगे ऐसा नहीं करेंगे। मैंने कहा कि अरे नौकरी करते हो तो किसका कौन सा ऑर्डर पालन करना। राज सत्ता में तो आज ये है, कल दूसरा आएंगे। आज सिद्धरामैया है तो कल दूसरा आएगा। आप किसी का इंस्ट्रूमेंट मत बनो, आप अपने सद विवेक बुद्धि से काम करो। हमने कुछ गलती किया है तो ज़रूर अरेस्ट करो या यहाँ से खदेड़ दो, जाएंगे। तो उन्होंने माफ़ी मांगा। फिर वो पहले वाले डिस्ट्रिक्ट वाले ने भी मुझे प्राइवेट में बताया, हम गलत काम कर रहे हैं, हमें माफ़ करना, बहुत ऊपर से ये चल रहा है, मुख्यमंत्री के कार्यालय से ये सब संचालन हो रहा है। हमने पूछा कि कोई अपराध नहीं घटे तो इनको बैन कैसे करें। वो बोले कि हम कह रहे करके करना। यदि चीफ सेक्रेटरी बोल रहा है कलेक्टर को तो कलेक्टर को करना पड़ा, यदि आईजी बता रहा है एसपी को तो एसपी को करना पड़ा। ये चला। अब तीसरे डिस्ट्रिक्ट में एक बैन कर दिया मुझे। वहाँ एक प्रोग्राम था, जाने वाला था, तो वहाँ बैन कर दिया। बैन करने के बाद फिर हम पहले जो थी वो कोर्ट में गए थे, थोड़ा हमारे खिलाफ निर्णय दिया तो कोई राहत नहीं दी। दूसरे एक कोर्ट में गए हम, तीसरे डिस्ट्रिक्ट जब किया तब वो कोर्ट ने अच्छी तरह से सुन लिया और ऐसे उन्होंने जजमेंट लिखी कि आगे भी देश में कोई ऐसा काम न करे, ऐसा जजमेंट दिया। हमने तो हमारे पक्ष में हमारे एडवोकेट ने 2 जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का दिया था, मगर वो जज ने जो लिखा 98 पेजेस का जजमेंट लिखा, उसमें 40 जजमेंट का उन्होंने उल्लेख किया था कि देश में इससे पहले इसी तरह से जहाँ जहाँ बैन किए थे उसके खिलाफ जो निर्णय आए हैं वो करके, तो अब कोई उसका साहस नहीं कर रहे हैं। बाद में वो महाराज लोग मुझे फ़ोन करके कई चोरी चुपके मिल के आने लगे। वो 400 थे न, उसमें से कई लोगों ने बताया हम तो अनिवार्यता के साथ मजबूरी में इसमें हैं, हम इसमें नहीं हैं, हम आपके साथ हैं। चलो वो 100 लोग पहले छूटे उसमें। फिर उसमें से कई लोग रात को आके मुझे मिल के जाने लगे, अरे हम उसमें नहीं हैं, हम मजबूरी के साथ थे उनके साथ, हम आपके साथ ही है करके। वो भी ऐसा करते करते अब सिर्फ 17 लोग बचे हैं 400 में, बाकी सब छूट गए। वो 17 में भी 2-3 जो प्रमुख है उनके बगल बच्चे हैं बाकी। तो वो 17 लोगों ने भी ये, उसमें 2 लोगों ने दूसरों से फ़ोन करवाया, अरे हमारे महाराज जी की ब्लड प्रेशर बढ़ रही है, शुगर हर दिन बढ़ रहा है, आप इसको ख़त्म करो। मैंने कहा कि मैं कहाँ ख़त्म करूँ, आपने शुरू किया है, मेरा ये जो है ये रिएक्शन है, आपका एक्शन तो आपका है। आपको पहले आप एक बार माफ़ी मांग लीजिए लोगों की, हमने ये गलत काम किया है करके, मैं बंद कर दूंगा। फिर हाँ हम सोच के बताएंगे बोले। फिर दूसरा महाराज इसी तरह फ़ोन किया, उनको भी इसी तरह। फिर एक सेंट्रल मिनिस्टर के पास गए, इस महाराज जी को आप थोड़ा बताइए, आपके रिश्ते अच्छे। वो वी सोमन्ना करके एक रेलवे मिनिस्टर है, राज्य मंत्री, उनके पास गए। वो इतना चैप्टर आदमी जिसके पास गए थे ना, वो फ़ोन लगाए मुझे, ये महाराज जी बात करना चाहते हैं, इनसे बात करो करके उन्हीं के हाथ में दे दिया। उन्हीं के हाथ में दे दिया जो उनके पास गए थे, ये कुछ बोलना चाहते हैं आपसे। तो वो बात ही नहीं फूट रही थी, आवाज़ ही नहीं फूट रहा था उनका। मैंने कहा क्यों डर रहे हो, बात करो ना। नहीं, आपने हमारे लिए कई कठोर शब्द इस्तेमाल किया है और थोड़ा आप विषाद व्यक्त करेंगे तो हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे। अरे आप क्या पागल बिगल है क्या? मैंने बताया उसको, क्या पागल बिगल है आप? जो शुरू आपने किया है तो समाप्ति आपको करना है, मुझे नहीं करना है। आप माफ़ी मांग लो एक बार। फिर बाद में हमारे एडवोकेट है, उसको जो मिनिस्टर इसमें थे
वो मिनिस्टर के पीए जाके हमारे एडवोकेट को बोलने लगे, अरे महाराज जी से हमारा साहब का थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करवाओ, इसको बंद कर दो। अब तो आगे ये आंदोलन नहीं चलेगा और उनका धर्म भी नहीं चलेगा, वो सब खत्म हो गए, अब हमें छोड़ दीजिए। जैसे भिक्षु को पीछे कुत्ते लग जाते हैं ना, अरे हमें भिक्षा नहीं चाहिए मगर इस कुत्ते को तो कम से कम आप पकड़ लो। ये स्थिति उनकी हो गई। अब हमें छोड़ दीजिए, अब हम कुछ भी नहीं करेंगे, हमें छोड़ दीजिए, ऐसे बोल रहे हो। तो अभी भी चल रहे। अभी जो मिनिस्टर इसमें एग्रेसिवली काम करता था पैसा खर्च करके, इनके लिए जो किया था, उसका जो मतक क्षेत्र है विधानसभा मतक क्षेत्र, वहाँ पर हम आने वाले 29 को दिसंबर वहाँ 50,000 लोगों की और हम एक 400 महात्माओं की बड़ी सभा रखी है। इधर से शुरू हुआ है तो इधर ही करेंगे। इस आदमी को ऐसा पाठ पढ़ाएंगे कि जिंदगी में आगे कोई राजनेता ये धर्म क्षेत्र में हस्तक्षेप ना करे। कोई भी राजनेता की ये साहस न हो कि धर्म तोड़ने की, हिंदू धर्म तोड़ने की साहस कोई राजनेता आगे ना करे। इसको ऐसे पाठ पढ़ाएंगे। इस बार इसको अच्छी तरह से पाठ पढ़ाएंगे। तो हमेशा वो करते थे, हम इतना पब्लिकली नहीं करते थे। मुझे हमेशा कई ये धर्म क्षेत्र के खिलाफ काम करने वाले लोगों को सिर्फ मैं हमारे ड्राइवर को बोल देता था, इतने इतने गांव में जाके बता के आओ कि इस बार इसको हराना है। तो 40-50 हज़ार से हार जाता था। फिर उसको पता चल जाता था कि ये महाराज जी ने हमारा प्रोग्राम काम करवा दिया। तो आगे सभी के लिए वो मैसेज जाता था। तो हमारे यहाँ किसी भी पार्टी के हो, काड़ सिद्धेश्वर स्वामी जी को कुछ नहीं करना भाई, उनको कुछ नहीं बोलना या ऐसे कोई ये नहीं करना चाहिए करके सब लोग सम्मान से रहते हैं। हम भी कहते हैं कि हम तो आपके इसमें कई हाथ नहीं डालते। हम राजनीति किसी भी राजनीतिज्ञ को हम नहीं बुलाते, वो आएंगे तो सम्मान करके भेज देते और उनसे कोई अपेक्षा भी नहीं करते, आप ये करके दीजिए वो करके दीजिए, ये कोई ज़रूरत नहीं। आप कर रहे हैं ना तो करना चाहते हैं तो कुछ करके जाइए। समाज के ही है, मठ आपके ही है, हमारे का है, थोड़ा हम कस्टोडियन नहीं इसके, इतना ही हम बता देते थे। तो अभी हम इधर आए, सब वहाँ प्रोग्राम चालू है हर दिन। वो फिर वो मिनिस्टर का पीए जाके हमारे एडवोकेट कुछ भी करो, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करवाओ इसको, वो प्रोग्राम कैंसिल कर दो, नहीं तो हमारा पॉलिटिकल करियर ही ख़त्म हो जाएगा। अरे ख़त्म तो करना ही है, क्या हो जाएगा काम, ख़त्म करना है उसको। हम ख़त्म करने के लिए तो ये कर रहे हैं। हमारे वैयक्तिक द्वेष तो कुछ नहीं है, मगर आप हिंदू धर्म के खिलाफ ये जो काम किया है ना, इसको आप भुगतना ही पड़ेगा। और ये आपके लिए हो गया, दूसरों के लिए भी एक पाठ होगा कि आगे कोई करेंगे तो यही उनको मिलेगा, हाँ प्रसाद मिलेगा।